नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 के इतिहास विषय को लेकर अपन बातचीत कर रहे थे, तो आज फिर एक बार उस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अंत में अपन ने बात की थी अशोक के बारे में, मौर्य काल में। आप लोगों को मालूम है अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था और एक प्रतापी शासक की भूमिका में रहा। अफ़गानिस्तान से लेकर भारत के दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में पूरा बंगाल तक, इसके बाद नेपाल, भूटान, ये सब देश जो थे वो उस ज़माने में अशोक के अधीन थे। आप लोगों को इनके बारे में सारी जानकारियाँ पिछले वीडियो में दे दी गई है। आज अपन अशोक के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, आगे कुछ बातों के बारे में। और हमने ये भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अशोक के जो चारों पुत्र थे उसमें से कोई भी पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सका, बल्कि उनके पौत्र ने ही उनके उत्तराधिकारी होने का दायित्व प्राप्त किया था। उसके बाद अंतिम जो शासक था मौर्य वंश का वो था वृद्धर्थ, उसकी जानकारी भी आपको बता दी। और ये मानकर चलिए कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़कर, यानी भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया, तो उसके बाद मौर्य शासन की नींव धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो गई। और शुंग वंश के एक शासक पुष्यगुप्त शुंग, उसने वृद्धर्थ की हत्या करके वहाँ शुंग वंश की स्थापना की थी। इतनी जानकारियाँ तो आपको सामान्य शासकों के बारे में हमने बताई। आज अपन एक बात करना चाहते हैं धम्म के बारे में। धम्म क्या चीज़ है और धम्म किसको कहा गया। अलग अलग वर्ड है, देखो। एक तो है धम्म, एक है धम्म यात्रा और एक है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र, ये इतने वर्ड आपको आने चाहिए प्यारे बच्चों। धम्म के बारे में तो सवाल पूछा ही जाता है आपसे कि धम्म क्या है, तो सुनिए जरा। नैतिक आचरण से संबंधित कुछ नियम अशोक ने बनाए, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, जीवों की हत्या नहीं करना है, जीवों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है, बड़ों के प्रति आदर की भावना रखनी है। इस प्रकार के नैतिक मूल्यों से संबंधित जो नियम बनाए थे अशोक ने, नैतिक आचरण से संबंधित नियम, नैतिक आचरण से संबंधित नियम, इन नियमों को ही कहा गया धम्म। और धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, आप लोगों को मालूम है। कलिंग युद्ध के बाद उसने भेरी घोष के स्थान पर क्या अपनाया था? धम्म घोष को अपनाया था। और धम्म क्या था आपको बता दिया। धम्म था नैतिक आचरण से संबंधित कुछ नियम, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस आप कह सकते हो, जिसमें जीवों के साथ, जीवों पर अत्याचार नहीं करना, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार के जो नियम थे वो किसने बनाए थे? अशोक ने बनाए थे। उनको क्या कहा गया? धम्म कहा गया। उसके बाद अशोक से पहले जो शासक थे वो अपने सैर सपाटे के लिए, मनोरंजन के लिए किसी न किसी स्थान की यात्रा किया करते थे, किसी जगह जाया करते थे, वहाँ मनोरंजन के लिए घूमते थे। लेकिन अशोक ने उनकी जगहों को छोड़कर बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान थे, जैसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान, उनके मृत्यु स्थान, उनके ज्ञान प्राप्ति के स्थान, ठीक है, बोध गया, लुम्बिनी, ये जो सब जगह हैं, इन सब जगह की अशोक ने यात्रा आरंभ की, ठीक ना। उस यात्रा को क्या कहा गया? धम्म यात्रा कहा गया। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आपको। अगला है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का मतलब है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने यहाँ कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। और उन अधिकारियों को क्या कहा गया? धम्म महामात्र कहा गया। तो प्यारे बच्चों आपको तीन बात समझ में आनी चाहिए, तीनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है?
पहला है धम। धम क्या है? अशोक ने नैतिक आचरण से संबंधित कुछ नियम, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस बनाए, उनको क्या कहा गया? धम कहा गया। फिर धम यात्रा किसे कहा गया? धम यात्रा का मतलब है ये है प्यारे बच्चों कि अशोक से पहले के शासक मनोरंजन के लिए कई अलग अलग स्थानों की यात्रा करते थे, वहाँ समय व्यतीत करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन अशोक ने उन जगहों को छोड़कर बुद्ध से संबंधित जो स्थान थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान थे, जैसे लुम्बिनी है, बोध गया है, ठीक है, इन जगहों की यात्रा की, जिसे धम्म यात्रा कहा गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की और उन अधिकारियों को कहा गया धम्म महामात्र। आपको इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अशोक ने बौद्ध धर्म में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया? अशोक ने शिलालेख लिखवाए, अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए। उन अभिलेखों से भी धम्म की परिभाषाएं उसमें दी गई है। दूसरे में और 7वें में उसने धम्म की परिभाषा दी है, धम्म के बारे में लिखा गया है। तो उन अभिलेखों के बारे में भी धम्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया है। तो मैं एक बार आपको अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों के बारे में पढ़ा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख, बहुत अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। अभिलेख। एक होता है शिलालेख। क्या है? एक शिलालेख। और एक है गुहालेख। क्या है प्यारे बच्चों? गुहालेख है, गुहालेख। अब इनके बारे में थोड़ी बात अपन करते हैं। अभिलेख, शिलालेख को स्तंभ लेख भी मैं कह सकता हूं, स्तंभ लेख, ठीक है। ये गुहालेख है। 3 प्रकार के अभिलेख अशोक ने लिखवाए थे, आप लोगों को मालूम होगा। अभिलेख बड़े थे, इससे बजाय एक सील पर जो लिखवाए गए वो शिलालेख, और जो गुफाओं के अंदर थे उनको कहा गया गुहालेख। इस अभिलेखों में 2 प्रकार के अभिलेख थे। कौन कौन से थे वो सुनिएगा जरा। एक थे वृहद शिलालेख, वृहद अभिलेख, ठीक है। इसको मैं यहां से इधर लिख देता हूं, स्तंभ लेख इधर लिख देते हैं, अभिलेख इधर लिख देते हैं। एक तो था वृहद और एक था लघु, ठीक। ध्यान करना प्यारे बच्चों। ऐसे ही स्तंभ लेख में भी 2 टाइप मैंने बनाए। यहां एक तरफ लिख दिया मैंने वृहद स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख, और एक तरफ मैंने लिख दिया लघु स्तंभ लेख। अब गुहा लेखों में वृहद और लघु लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 2 बातें सुनिएगा। पहले, अशोक ने, एक राजा था ईरानी राजा, ईरानी राजा डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट, उससे अशोक ने क्या किया था? अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त की थी। ईरानी राजा डेरियस प्रथम जो था, उससे अशोक ने अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त की। यानी इससे पहले अशोक ने वहां के या उस राजा के अभिलेख देखे थे, तो वहां से अभिलेखों की प्रेरणा किसने ली थी? अशोक ने ली थी। दूसरी बात, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने और पढ़ा किसने? देखो, टिफेन थेलर एक था, टिफेन थेलर। इस टिफेन थेलर व्यक्ति ने तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। देखो, थैला है, उसके अंदर कोई चीज बाहर निकालेंगे तो अपने को पहली बार दिखेगी, मान लो, तो वो अपने लिए खोज होगी। तो टिफेन थेलर जो था, इसने अभिलेखों को सबसे पहले खोजा। और जेम्स प्रिंसेप एक नाम का व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? सबसे पहले इनको पढ़ा था, इनको सबसे पहले पढ़ा था, और इसने सबसे पहले क्या किया था? इनको खोजा था। 2 बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले टिफेन थेलर ने की। उससे पहले भी याद रखना है, ईरानी राजा डेरियस प्रथम से अशोक ने
अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त की थी और टिफिन थैलर ने इनको खोजा था, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पहले पढ़ा था। याद रह जाएगी आपको। फिर देखिए अपन एक एक करके इनकी बात करना चाहते हैं, शिलालेख या अभिलेख, फिर स्तंभ लेख और फिर गुहा लेख। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं वृहद शिलालेखों के बारे में। वृहद शिलालेख, इनमें कौन कौन से थे वो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। एक नंबर पर आपके पास है मानसेहरा, मानसेहरा। दूसरा है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं प्यारे बच्चों। कहाँ है ये दोनों? पाक में है। पहला कौन सा है? मानसेरा। दूसरा कौन सा है? शाहबाजगढ़ी है। याद रह जाएंगे शायद प्यारे बच्चों आप लोगों को। उसके बाद दो अलग हैं, एक है जोगड़, एक है धोली, धोली और एक है जोगड़, जोगड़, धोली और जोगड़ है। याद रह जाएगा। 5, 6 और 7 और 8। ठीक। एक है आपका कालपी। देखो एक हो गया मानसेहरा, दूसरा हो गया शाहबाजगढ़ी, फिर धोली, फिर जोगड़। फिर अपने को याद करना है प्यारे बच्चों आप लोगों को, एक याद करना है गिरनार, एक याद करना है कालपी, कालपी, एक याद करना है गिरनार, गिरनार, और एक अंतिम जो है वो तो है एरिनगुड़ी। क्या है? एरागुड़ी, एरिनगुड़ी कह दो या एरागुड़ी, एरागुड़ी। एक है सोपारा, सोपारा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 8 वृहद शिलालेख है किसके? अशोक के। पहला है मानसेहरा, फिर है शाहबाजगढ़ी, फिर धोली, जोगड़, फिर कालपी। गिरनार गुजरात में है प्यारे बच्चों। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। फिर है सोपारा और फिर है एरागुड़ी। एरागुड़ी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है प्यारे बच्चों। और सोपारा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। याद रह जाएगा शायद। धोली और जोगड़ और कालपी, कालपी आपका है उत्तराखंड में। कहाँ है प्यारे बच्चों? ये है आपका उत्तराखंड में। कालपी कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। याद रह जाएगा शायद आप लोगों को। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, धोली, जोगड़, कालपी, गिरनार, सोपारा, एरागुड़ी। एक बार फिर याद कर लो प्यारे बच्चों। मानसेहरा पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, फिर है धोली, जोगड़, ये दोनों वर्तमान में उड़ीसा में हैं। फिर है कालपी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये जो 8 अभिलेख हैं ये इसके वृहद शिलालेख कहलाए अशोक के। इन अशोक के 8 शिलालेखों में 14 प्रकार की बातें लिखी गई। देखो प्यारे बच्चों, ये वृहद शिलालेख मान लो एक ऐसा शिलालेख था और उस शिलालेख में ऐसे मान लो इस प्रकार के 8 आपको स्तंभ मिले, शिलाएं मिली ऐसी 8। उन पर 8 पर उनमें से कुछ बातें आगे अपन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इन पर 14 बात लिखी गई है। 14 बातें कह दो या 14 नियम कह दो। ठीक है, 14 नियम कह दो या क्या कह दो? बात कह दो। यानी इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को क्या किया है? संबोधित किया है। अशोक ने अपनी जनता को इनके जो नियम थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको धम्म के बारे में बताया, तो वो धम्म जैसी जानकारियां अशोक ने इन अभिलेखों पर लिखवाई है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जैसे अपने मोहल्ले में कहीं सड़क बनी है और उसका उद्घाटन होता है तो उस उद्घाटन वाली पट्टी को नेताजी हटाते हैं तो उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं। ठीक ऐसे ही अशोक के जो अभिलेख थे, जो शिलाएं थी, उन पर भी ऐसा ही कुछ लिखा गया था। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब अपन बात करना चाह रहे हैं लघु शिलालेखों के बारे में। लघु शिलालेख कौन कौन से थे वो देखिए। पहला था गुजरा, मास्की और नेटूर। गुजरा, गुर्जरा, मास्की, एक था नेटूर, एक था उदय गोलम, उदय गोलम। ठीक है, आपको ये याद करना है प्यारे बच्चों। एक कौन सा है? गुजरा, मास्की, उदय गोलम, और एक आपको याद करना है
बेराट, बेराट जयपुर में, तो ये अच्छे से याद करना है। बेराट के बारे में आपको पहले ही बता दिया, बेराट सभ्यता। देखो 1 नंबर है गुर्जरा, 2 नंबर है मोस्की, 3 नंबर है नेटूर, 4 नंबर है उदयगोलम और 5 नंबर है बेराट। ये 5 जो हैं ये लघु शिलालेख हैं किसके? अशोक के। वृहद शिलालेख कितने? 8। लघु शिलालेख कितने? 5। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आप लोगों को। दोबारा देख लीजिए, एक बार इस बात को रिपीट कर देता हूं। ईरानी राजा डेरियस फर्स्ट से शिलालेख लिखने की, अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक ने प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले टिफिन थेलर ने खोजा और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आप प्रिंस हो, आप ही पढ़ सकते हो किसी चीज को, तो प्रिंसेप। और थैले में से खोजोगे कोई चीज, थैले में ढूंढोगे तो क्या है? टिफिन थेलर ने इनको खोजा था। अब अशोक की धम्म की जो नीतियां हैं, जो नियम है, जनता को संबोधित करने का जो तरीका था, वो ये अभिलेख थे। इन अभिलेखों के द्वारा ही अशोक ने लोगों को कुछ बताया, कुछ नियम बताए, कुछ संबोधित किया लोगों को। तो पहले वृहद शिलालेख और लघु। वृहद कितने हैं? 8 है। लघु कितने हैं? 5 है। वृहद शिलालेखों में उसने जैसे कौन कौन से हैं? मानसेरा है, शाहबाजगढ़ी है। देखो मान और सेहरा, सेहरा बांध के आऊंगा, वो सुना है आपने गाना? तो सेहरा मान, ठीक है, सेहरा बांध ले भैया। फिर क्या है? शाह है, अमित शाह जी, याद कर लो। बाजेगो थोड़े दिन हम गाड़ी लेके बाजेगो, ठीक है, अमित शाह बाजेगो और गाड़ी लेके बाजेगो। फिर है धोली और जोगड़, ये दो तो याद हो जाएंगे, धोली और जोगड़। फिर है कालपी, ठीक है, कालपी। फिर है गिरनार, फिर सोपारा, फिर एरागुड़ी, ठीक है। गिरनार और सोपारा, एरागुड़ी कहाँ कहाँ ये बता दिया आपको। ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में हैं, ठीक है। और एक को कांधार अभिलेख भी कहते हैं। कालपी ये दोनों, ये उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। फिर है लघु। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं वो देखो, गुजरा, मास्की, नेटूर, उदयगोलम और बेराट। ये बेराट जो है वो राजस्थान में, ये ध्यान रखना, जयपुर में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन स्तंभ लेखों के बारे में। भाई स्तंभ लेख कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ी बातचीत अपने कर लेते हैं। तो इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं अपने लिए। देखिए कौन कौन से हैं। पहला और दूसरा तो आसान है, दोनों हैं दिल्ली टोपरा, और अगला है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ दोनों याद हो जाएंगे शायद। दिल्ली टोपरा और दिल्ली क्या है? मेरठ है। याद हो गए? एकदम अच्छे से याद करना है इन सबको, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। फिर है तीसरा लोरिया नंदगढ़, लोरिया नंदगढ़, नंदगढ़ याद हो जाएगा। लोरिया नंदगढ़ याद करना है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदगढ़, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला ही आपका है लोरिया 4 नंबर, लोरिया। अब लोरिया के आगे क्या याद करना है आपको, देखिए लोरिया के आगे याद करना है आप लोगों को अरराज, लोरिया अरराज। कितने हो गए? 4। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरराज। इसके बाद देखिए लघु जो है ना वो बहुत आसान, आपको 2 ही याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो है सांची, सांची में, और एक है सारनाथ। लघु स्तंभ लेख है, याद करना है, सारनाथ। याद हो गए प्यारे बच्चों क्या? एक तो है सांची का लघु स्तंभ लेख, दूसरा है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। वृहद कौन से हैं? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरराज। अब देखिए गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब है, मान लो आपके पास ये एक गुफा है, इस गुफा के अंदर ऐसे गुफाएं बनी हुई है। आप लोगों को बताया पीछे भी, अशोक ने भी आजीविकों के लिए बराबर कर्ण चौपड़, ये देखिए कर्ण चौपड़, सुदामा, इस प्रकार की सुदामा लोमस ऋषि तो बाद में उनके पुत्र ने बनवाई थी। तो आपको यह बताया था कर्ण चौपड़ और विश्व झोंपड़ी, विश्व झोंपड़ी। इस प्रकार की खूब सारी आजीविकों के रहने के लिए, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उनके लिए इस प्रकार के क्या बनाए थे? गुफाओं का निर्माण करवाया था।
उन गुफाओं में यहाँ पर अंदर की साइड जब जाएंगे तो अंदर की साइड कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, यानी इनके अंदर, तो उनको कहा गया गुहा लेख। ठीक है, एक ये वृहद शिलालेख है, इनमें 2 शिलालेख 5 नंबर और 6 नंबर और एक तो है प्रयाग। प्रयाग में भी स्तंभ, वृहद स्तंभ लेख मिला है अशोक का। कहां पर? प्रयाग में। याद रह जाएगा शायद आप लोगों को। अब देखिए गुहा लेखों में मुख्य रूप से आपको क्या क्या याद रखना है, वही जो 4 नाम मैंने बोले हैं वही 4 याद करने हैं सिर्फ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कौन कौन सा? कर्ण, चौपड़, सोपारा, ठीक है, और एक विश्व झोंपड़ी। कर्ण, चौपड़, विश्व झोंपड़ी, ये सब जो हैं वो क्या थे? उसके गुहा लेख थे। शायद प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। अब देखिए अपन इन चीजों को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। एक इसमें और याद कर लेना, ये जो वृहद स्तंभ लेख है इनमें एक रामपुरवा का अभिलेख हो रहा है। रामपुरवा का। तो अब शायद मेरे हिसाब से ये इतनी जानकारियां सारी आपको याद हो जाएगी। अशोक के अभिलेख इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पहला, ईरानी राजा डेरियस फर्स्ट से अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त की। टिफेन थेलर ने इन अभिलेखों को खोजा, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। फिर वृहद शिलालेख कितने थे? 8 थे। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, धौली, जोगड़, कालपी, गिरनार, सोपारा, एरागुड़ी, ये 8 थे। इन पर 14 बातें लिखी है, यानी ऐसे क्रम से लेकर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे किसी पृष्ठ पर अपन लिखते हैं ना, ऐसे जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, ऐसे कुल मिलाकर इन प्रत्येक पर 14 ऐसे 14 बातें लिखी गई है, 14 नियम लिखे गए हैं। फिर है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख 5 है। कौन कौन से? गुजरा है, मास्की है, नेटूर है, उदयगोलम है और बैराट है। फिर आते हैं अपन स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब ऐसे ही कुछ स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर लिखा गया है। ठीक है, तो वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद में कौन कौन से हैं? वृहद में दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ, लोरिया, नंदगढ़, लोरिया, अर्राज। 2 तो याद हो गए, दिल्ली, मेरठ। इनका मीनिंग क्या है पता है आपको? इनका मीनिंग है कि ये कहाँ थे और कहाँ लगाया गया। जैसे ये टोपरा में था, इनको दिल्ली लाया गया, मेरठ था, इसको दिल्ली लाया गया, नंदगढ़ था लोरिया, अर्राज था लोरिया। फिर है एक है प्रयाग का कौशाम्बी अभिलेख, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। एक ये बैराठ का याद करना है। फिर है रामपुरवा का अभिलेख। फिर आते हैं अपन लघु। लघु में क्या है? सांची है और क्या है? सारनाथ है। सांची का स्तूप आपने सुना होगा, सारनाथ तो सब लोगों ने सुना होगा। गुहा लेखों में जैसे आप लोगों को बताया था कि इसने 4 प्रकार की गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें कर्ण, चौपड़, विश्व झोंपड़ी और सुदामा, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो थी वो गुफाएं थी। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ने अशोक के अभिलेखों के बारे में बात की। कल से अपन अशोक के प्रशासन के बारे में बातचीत करेंगे। एक प्रश्न आपका है धम्म के बारे में। धम्म क्या चीज़ है? धम्म महामात्र क्या है? वो धम्म यात्रा क्या है? समझ गए? इन पर और अभिलेखों पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको तैयार करना। कल अपन प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मौर्य काल का पूरा मौर्य काल हो जाएगा। उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इन सब वंश पर अपन बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।